नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 27 दिसंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, टोडा एक द्रविड़ जातीय समूह है जो तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करते हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है टोडा जनजातीय समूह की, और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि टोडा एक द्रविड़ जातीय समूह है जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में भी आया है, जहां पर इस कम्युनिटी के लोगों के द्वारा नए वर्ष का स्वागत करने के लिए कुछ त्योहार मनाए जाने का जिक्र किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह पारंपरिक रूप से मुंड नामक बस्तियों में रहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। आपको ध्यान में रखना है कि इनके द्वारा एक विशेष प्रकार की बस्तियां बसाई जाती हैं। आप यहाँ पर उनके घरों को देख सकते हैं जिन्हें हम मुंड के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। टोडा जातीय समूह के लोग कृषि पर, मवेशियों पर निर्भर रहते हैं और इसीलिए उनकी जो अर्थव्यवस्था है वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। यानी कि यहाँ पर जो तीनों के तीनों कथन है वह पूरी तरीके से सही हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंगू हिमनद झील कहाँ स्थित है? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है चंगू हिमनद झील की। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि चांगू झील, जिसे हम सोंगमो के नाम से भी जानते हैं, वह पूर्वी सिक्किम में स्थित है जो गंगटोक से करीब 40 किलोमीटर आगे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोंगमो झील को, जिसे हम चांगू झील के नाम से भी जानते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर यह कहा गया है कि चांगू झील के पास कुछ टूरिस्ट फंस गए थे हेवी स्नोफॉल के कारण, जिन्हें की आर्मी के द्वारा रेस्क्यू किया गया है। और इसी न्यूज को आधार बनाकर के ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय नौसेना के मिशन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, यह भारत के विदेश नीति सागर सिद्धांत का विस्तार है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है मिशन सागर की, और आप सभी जानते हैं मिशन सागर के तहत भारत के द्वारा हिंद महासागर और अफ्रीका के देशों को मदद पहुंचाई जा रही है। भारत के द्वारा मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस जैसे छोटे छोटे द्वीपों को, जो कि हमारे पड़ोसी भी हैं, उन्हें कोविड से लड़ने के लिए दवाइयों की सप्लाई की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ सैनिक साजो सामान भी उन्हें दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो मिशन सागर है वह भारत के विदेश नीति यानी कि सागर सिद्धांत का ही रूप है, जिसके तहत भारत के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि वह हिंद महासागर के जो उसके पड़ोसी देश हैं उन्हें मानवीय सहायता प्रदान करे। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, मिशन के तहत भारत हिंद महासागर और पूर्वी अफ्रीका के देशों को मानवीय, चिकित्सा और रक्षा सहायता प्रदान करता रहा है। तो यहाँ पर यह कथन भी बिल्कुल सही है। हमने अभी अभी देखा कि मिशन सागर के तहत भारत के द्वारा मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस जैसे द्वीपों को मानवीय सहायता पहुंचाई गई। और इसके साथ साथ यहाँ पर मोजाम्बिक को भारत के द्वारा मानवीय सहायता के साथ साथ कुछ सैनिक सहायता भी पहुंचाई गई है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में भी आया है, जिसमें कहा गया है कि आईएनएस केसरी के द्वारा मोजाम्बिक को मानवीय सहायता के साथ साथ कुछ सैनिक सहायताएं भी दी गई हैं। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इसमें अमेरिका और फ्रांस की नौसेनाओं के साथ हिंद महासागर में व्यापक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाना शामिल है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मिशन सागर का उद्देश्य हिंद महासागर और पूर्वी अफ्रीका के देशों को मानवीय सहायता, चिकित्सा सहायता और रक्षा सहायता प्रदान करना है, ना कि सैन्य अभ्यास करना। और यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो गलत है।
यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर पहला और दूसरा कथन सही है। तो इससे जुड़े हुए न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे, जिसको आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह एक संरक्षणवादी शुल्क है जिसे घरेलू सरकार द्वारा उन विदेशी आयातों पर लगाया जाता है जिसे वह मानती है कि उसका मूल्य उचित बाजार मूल्य से कम है। इस शुल्क को किस रूप में जाना जाता है? आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि यहां पर बात हो रही है डंपिंग रोधी शुल्क की, जिसे हम इंग्लिश में एंटी डंपिंग शुल्क के नाम से जानते हैं। आपको यह ध्यान में रखना है कि एंटी डंपिंग शुल्क एक संरक्षणवादी शुल्क है जो घरेलू सरकार के द्वारा विदेशी आयात पर लगाया जाता है जब उसे यह लगता है कि यहां पर आयात किए गए वस्तु की कीमत घरेलू बाजार में बनाए गए वस्तु से काफी कम है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि डंपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी दूसरे देश के द्वारा किसी और देश के बाजार में बहुत ही सस्ते दर पर किसी सामान को भेजा जाता है, जिससे कि वहां का जो घरेलू व्यापार है वह चौपट हो जाए, खत्म हो जाए। और इसीलिए अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कई देशों के द्वारा ऐसे उत्पादों पर शुल्क लगाया जाता है जिससे कि उनके स्थानीय बाजार को खत्म होने का डर रहता है। यानी कि यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डंपिंग रोधी शुल्क, जिसे हम एंटी डंपिंग शुल्क के नाम से भी जानते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन 5 चाइनीज गुड। तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश में बहुत ही सस्ते दर पर सामानों को यहां पर भेजा जाता है, जिससे कि उस देश का जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसके खत्म होने का डर रहता है। और इसी को देखते हुए भारत के द्वारा भी ऐसे चाइनीज गुड्स जो कि काफी सस्ते हैं उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत श्रीलंका के साथ त्रिकोमाली में किस परियोजना को विकसित करना चाहता है? और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है श्रीलंका टू साइन ट्रैंको डील विथ इंडिया सून। और यहां पर कहा गया है कि भारत और श्रीलंका त्रिकोमाली में ऑयल टैंक फार्म को बनाने के ऊपर समझौता करने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तेल टैंक फार्म। तो इससे जुड़े हुए न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से यहां पर पढ़ लेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यहां पर चर्चा हो रही है भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि यह सम्मेलन भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया था। 2003 में संयुक्त राष्ट्र देशों के द्वारा इस पर सहमति जताई गई थी और यह विश्व का अकेला भ्रष्टाचार विरोधी संधि है। तो यहां पर जो पहला कथन है वह गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यूएनसीएसी कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी पहला उपकरण है। तो यह कथन पूरी तरीके से सही है। हमने अभी अभी देखा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह एकमात्र ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग वैश्विक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के देशों के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यहां पर दूसरा कथन सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ली गई हैं। तो यहां पर चर्चा हो रही है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर के। और यहां पर जो बातें कही गई हैं वह इससे जुड़ी हुई नहीं है, यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वो गलत है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। चौथा कथन है, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा यूएनसीएसी और यूएनटीओसी दोनों के
कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित है। तो यहाँ पर चौथा कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ये ध्यान में रखना है कि यूएनओडीसी की स्थापना 1997 में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र को मिलाकर के संयुक्त राष्ट्र सुधारों के तहत की गई थी। इस कार्यालय का अधिकार क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र समझौते में निहित है, यानी कि बहुत सारे जो समझौते किए गए हैं उन सभी को मिला करके इसके अधिकार क्षेत्र को बनाया गया है। जैसे मादक पदार्थों के बारे में समझौता, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और व्यक्तियों की तस्करी के बारे में समझौता। इसी तरीके से भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौता। इन सभी समझौते में जो बातें कही गई हैं उनके नियमों के तहत इसके अधिकार क्षेत्र को बनाया गया है। यानी कि यहाँ पर जो चौथा कथन है वह सही है और इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दूसरा और चौथा कथन सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं डेसमंड टूटू के बारे में, जिससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है टूटू हु फाउट फॉर ए रेनबो नेशन डाइज एट 90। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही बड़े एक्टिविस्ट जिनका नाम था डेसमंड टूटू, उनका निधन हो गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वे एक दक्षिण अफ्रीकी एंग्लिकन बिशप और धर्मशास्त्री थे जो रंग भेद विरोधी और मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ और श्वेत अल्पसंख्यक शासन के खिलाफ बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किए। वे इसके सबसे प्रमुख विरोधियों में से एक थे और टूटू के द्वारा अपने देश में श्वेत अल्पसंख्यक शासन का मुकाबला करने के लिए 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का वर्णन करने के लिए रेनबो नेशन शब्द गढ़ा जब नेल्सन मंडेला 1994 में देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। यहाँ पर रेनबो नेशन का मतलब है कि एक ऐसा देश जहां पर रंग भेद ना हो, सभी नस्ल के लोग एक साथ उस देश में रह रहे हों। उनके द्वारा 1996 में रिटायर होने के बाद सत्य और सुलह आयोग यानी कि ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन के प्रमुख के रूप में दक्षिण अफ्रीका के क्रूर अतीत और रंग भेद की भयावहता को उजागर किया गया। तो इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इन्होंने बहुत सारे नौजवानों को प्रेरणा दी है नस्लीय भेदभाव के खिलाफ। तो इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज से जुड़े हुए हैं। आप इन न्यूज को जरूर रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।